नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की, नए रूप की, नए अवतार की, जिसने पूरी दुनिया में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। दुनिया अभी पुराने कोरोना वायरस के वर्जन से उबर भी नहीं पाई है कि कोरोना की वैक्सीन आने में आप भी जानते हैं अभी भी वक्त है। लेकिन इस बीच कोरोना वायरस के एक नए रूप ने, नए स्ट्रेन ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना का यह नया स्ट्रेन 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। कोरोना का यह बदला हुआ रूप सबसे पहले ब्रिटेन में मिला है। नए स्ट्रेन के बढ़ते प्रकोप की वजह से आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, ब्रिटेन में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। ब्रिटेन के बाद इटली, नेदरलैंड्स और डेनमार्क समेत कई देशों में कोरोना का यह नया स्ट्रेन, नया रूप दस्तक दे चुका है। इस नए स्ट्रेन से भारत में भी चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर जांच के साथ ही क्वारंटीन किया जा रहा है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन के लक्षण पिछले स्ट्रेन के मुकाबले काफी खतरनाक हैं। जल्दी से पहले आपको दिखा देते हैं कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन के लक्षण, सिम्टम्स क्या हैं। पहला है बुखार और दूसरा है सूखी खांसी। तीसरा है गंध और स्वाद नहीं आना, स्मेल और टेस्ट का लॉस। चौथा है थकान। पांचवा है भूख में कमी। उसके बाद सिर दर्द। सातवां है दस्त यानी डायरिया। उसके बाद कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन, दिमाग पर भी असर होता है। और फिर मांसपेशियों में दर्द। ये जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आप सुन रहे होंगे, ये उसके लक्षण हैं। हालांकि ज्यादातर पुराने कोरोना वायरस के स्ट्रेन के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। अब इधर भारत एंड बायोटेक के सीईओ उगर साहिन का कोरोना को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उगर साहिन ने कहा यह वायरस हमारे साथ अभी 10 साल तक और रहने वाला है। जी हां, ध्यान से सुन लीजिए, कोरोना वायरस अभी 10 साल तक और रहने वाला है। हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल यही है, 2021 यानी अगले साल तबाही मचाएगा कोरोना का नया स्ट्रेन। और क्या अभी 10 साल और चलेगी महामारी से लड़ाई? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए, अगले 10 साल तक और हमें कोरोना से मुकाबले के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह बयान जरा सुन लीजिए क्या कह रहा है, सुनिए। हमें सामान्य जीवन की नई परिभाषा समझनी होगी। ये वायरस हमारे साथ अभी 10 साल तक और रहने वाला है। हमें कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। कई बार कोरोना के नए स्ट्रेन आएंगे। सर्दी में कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। अगले साल की सर्दी में हालात बेहतर होंगे। अब 10 साल क्या और कोरोना वायरस से लड़ना पड़ेगा? क्योंकि ज्यादातर लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वैक्सीन आ जाएगी इसी साल जनवरी फरवरी में। हो सकता है कि 6-8 महीने, साल भर में सबको लग जाए। 2022 से हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन अब उगर साहिन कह रहे हैं 10 साल तक और मुकाबला करना पड़ेगा। और ऐसे में जब कोरोना का नया स्ट्रेन दुनिया भर में तबाही मचाने के लिए तैयार खड़ा दिख रहा है, क्या अगला साल भी गया? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ इसी पर आपको और जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए डॉक्टर धीरज कौल जुड़ गए न्यूयॉर्क से। डॉक्टर रवि गोडसे हैं पेंसिल्वेनिया से, डायरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज प्लानिंग हैं। डॉक्टर के अग्रवाल एक्स प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और डॉक्टर राहुल भार्गव हैं डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर कौल, मैं आपसे शुरू करूंगा। डॉक्टर कौल, मैंने कुछ लक्षण बताए अभी जो मेरी रिसर्च में मुझे पता चले इस कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के, और ऐसा लगता है ये लक्षण ज्यादातर वही लक्षण हैं जो पुराने स्ट्रेन के हैं। लेकिन आपकी समझ, आपकी रिसर्च, आपकी जानकारी क्या कहती है डॉक्टर कौल? क्योंकि ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये नया वाला स्ट्रेन दुनिया में फैल गया और बेकाबू हो गया, फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है। आपकी समझ क्या कह रही है? पिछले स्ट्रेन से ये नया स्ट्रेन कोरोना वायरस का कैसे फर्क है, कितना खतरनाक है? जी नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जी जब भी वायरस रेप्लिकेट होते हैं, चेंजेस आते हैं। अभी तक हमने कई स्ट्रेन्स देख लिए हैं, मैंने पहले भी बताया था, LVGGHGR। और ये जो स्ट्रेन है ये सितंबर में यूके में देखा गया और नवंबर में 25% लंदन में ये एग्जिस्ट करता था केसेस के अंदर, और बाय दिसंबर अराउंड 60-65% हो गया। तो जो रेट ऑफ स्प्रेड इस वायरस का है वो बहुत तेज है, 70% एक्स्ट्रा है।
और जो न्यू रिसर्च हमारे पास यहां से आ रही है, वॉलट्रीट जो आर्मी का सबसे बड़ा वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूशन है, उसमें ये देखने में आया है कि जो माइस के ऊपर जब हम ये ट्राई कर रहे हैं वायरस को, तो छोटे माइस छोटे बच्चों के माइस जो होते हैं उसके लंग्स के ऊपर ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ये जानना जरूरी है कि ये वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अंदर भी तकरीबन 8 से 9 चेंजेस हैं, जिसमें से 2 चेंजेस हमारे लिए थोड़े कंसर्निंग है। लेकिन ओवरऑल मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी मतलब बीमार होना या मृत्यु हो जाना, उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट डाटा अभी तक हमारे पास नहीं आया है। देखिए, ये भी जानना जरूरी है कि क्यों ये स्ट्रेन इतनी तेजी से फैल रहा है। इसके ऊपर हम एक्टिवली ये देख रहे हैं कि एक और फैक्टर है, क्योंकि हॉलीडेज के दौरान यूके में और यूरोप के अंदर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन नहीं किया और अमेरिका में भी नहीं किया, इसलिए रोज के 1-2 लाख केसेस आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन ओवरऑल मैं ये डॉक्टर कॉल एक सेकंड, आपने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए अभी तक जो बहुत जगह आ भी चुके हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है डॉक्टर कॉल, और जो बहुत चिंता का विषय मुझे लगता है हो सकता है हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, कि कुछ कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के बॉडी में जाके पुराने वाले स्ट्रेन ने यह नया रूप हासिल किया है, क्योंकि वो कमजोर इम्यूनिटी वाली बॉडीज उस कोरोना वायरस से पूरी तरह से ताकतवर तरीके से लड़ नहीं पाई। अगर इसी तरह कमजोर इम्यूनिटी वाली बॉडीज में यह नया स्ट्रेन घुसता रहा और ताकतवर होता रहा, और इसी तरह 70% से 100% न जाने कहां कहां जाकर यह और तबाही नहीं मचा सकता है? डॉक्टर कॉल। मानक जी, बिल्कुल, आप बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले डिबेट में भी आपने बहुत ही अच्छा पूछा था, ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आपकी कोमॉर्बिड कंडीशन है, आप डायबिटीज है, कैंसर के पेशेंट हैं, ओल्ड हैं, 75-65 से ऊपर हैं, आपके अंदर ये वायरस काफी देर तक रहेगा और चेंजेस करेगा। इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं पिछले 2-3 महीने से, जितनी जल्दी हो सके हमें इंटरनेशनली अप्रूव्ड वैक्सीन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को देनी चाहिए। जितना हम उसको डिले करेंगे उतना ही रिस्क इन्फेक्टिविटी का तो है ही ज्यादा ये उन लोगों को संक्रमित करेगा, और खासतौर पे ऐसी जगहों पे जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही थी, जैसे कि हमने देखा इंग्लैंड में, देखा हमने अमेरिका में देखा, और भारत के अंदर भी देखा। आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत रिस्की है। हमें अपने वृद्ध लोगों को, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करना चाहिए, ताकि अभी तक और मानक जी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा स्पाइक प्रोटीन हम यूज करते हैं वैक्सीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसके बेस पे बड़ी 3 वैक्सीन, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मोडेर्ना की जो वैक्सीन काम कर रही हैं, स्पाइक प्रोटीन को लेके काम कर रही हैं। अभी तक स्पाइक प्रोटीन में हमारे उतने चेंजेस नहीं आए हैं कि वैक्सीन कारगर ना हो एज पर टुडे, लेकिन आ सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है उसकी तरफ। ये बहुत खतरनाक घंटी है। इसीलिए एज अ सोशल कंट्री, हमारे सब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जब तक हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को वैक्सीनेशन ना हो, उनकी मृत्यु भी होगी और वायरस को म्यूटेट होने का भी बहुत यही पॉइंट है। और इसीलिए डॉक्टर राहुल भार्गव भी बोलना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, क्या 2021 भी गया डॉक्टर राहुल भार्गव? क्या 2021 में भी इसी तरह की लड़ाई हमें कोरोना से लड़नी पड़ेगी, या इससे भी खतरनाक हो सकता है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन? अगर इसी तरह वो बीमार लोगों में, बूढ़े लोगों में घुसकर उन्हें मारता भी रहा और खुद को और ताकतवर और ज्यादा इंफेक्शियस बनाता रहा और लोगों को बीमार करता रहा। 2021 डेफिनेटली 2020 से अच्छा होगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आ चुके हैं। अगर ह्यूमन बिहेवियर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा तो वायरस कितना भी ताकतवर हो वो स्प्रेड नहीं कर पाएगा। दूसरा, जैसे डॉक्टर धीरज कौल ने कहा, वैक्सीनेशन एक बहुत कारगर तरीका है स्प्रेड को बचाने का, सो दैट म्यूटेशन वगैरह कम हो। बट इसमें साइंटिफिक तथ्य हम देखते हैं। अगर हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को देखें, इन्फ्लुएंजा वायरस को देखें, वो हर साल अपना रूप बदलता है। क्या वैक्सीनेशन कारगर होती है? कई लोगों में इन्फेक्शन को बचाने में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कारगर होती है क्योंकि वो पॉलीक्लोनल होती है। उसी प्रकार से मॉडर्ना की वैक्सीन और जो फाइजर की वैक्सीन है वो पॉलीक्लोनल स्पाइक प्रोटीन से बनी है, और अभी तक कोई ऐसा निर्देश नहीं आया या ऐसा तथ्य नजर नहीं आया, या साउथ अफ्रीका हो, नाइजीरिया हो या इंग्लैंड हो, जिसमें यह दिखाया गया कि स्पाइक इतना चेंज हो गया कि वैक्सीन कारगर नहीं है। आगे आने वाले समय में डॉक्टर धीरज कौल से मैं वाकिफ रखता हूं, पर एक और सत्य इस बात का भी है, जैसे जैसे वैक्सीनेशन लगेगी वैसे वैसे वायरस में म्यूटेशन आएगा। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव म्यूटेशन। ह्यूमन में ये बहुत कारगर तरीके से पाया गया है। इन्फ्लुएंजा आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, जहां पे
वैक्सीन के प्रेशर में वायरस चेंज होता है, कई बार वो वैक्सीन के कारगर होता है, कई बार नहीं होता। अगर हम न्यूमोकोकल की बात करें, पहले 5 स्ट्रेन, 16 स्ट्रेन और 23 स्ट्रेन की वैक्सीन लगने लगी, क्योंकि वायरसेस वगैरह अक्सर बहुत कॉमनली चेंज होते हैं। ये वायरस सिर्फ इतना बता रहा है कि ये तेजी से स्प्रेड होता है क्योंकि इसकी डॉकिंग ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है, और ये कहीं नहीं बता रहा कि इसकी तीव्रता ज्यादा है, मोर्टेलिटी ज्यादा है या आउटसाइड का बॉडी ज्यादा तेजी से नहीं, डॉक्टर भार्गव, एक सेकंड, डॉक्टर भार्गव, आप सही कह रहे हैं और यही डॉक्टर कॉल भी कह रहे थे। हमारे पास कोई डेटा नहीं है अभी तक ये कहने के लिए कि कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन ज्यादा इंफेक्शियस तो है, ज्यादा जल्दी फैलता तो है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी 70% ज्यादा तो है, लेकिन क्या ये ज्यादा घातक, ज्यादा फेटल, ज्यादा ताकतवर है या नहीं? लेकिन अभी जैसे मैं कह रहा हूं, डेटा है नहीं। इंडिया में अभी तक कोरोना का नया स्ट्रेन दिखाई नहीं दिया है, इसीलिए डर की बात जो है, इसीलिए सारे के सारे हमारे स्टेट्स की गवर्नमेंट्स, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी अथॉरिटीज इसीलिए लगातार यूके से आने वाले एक एक यात्री को टेस्ट करके उनको क्वारंटीन भी कर रही हैं, इसीलिए क्योंकि किसी भी तरह ये बस इंश्योर करने की कोशिश है डॉक्टर अग्रवाल, किसी भी तरह ये नया स्ट्रेन इंडिया में फैल ना जाए। डॉक्टर अग्रवाल, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप इस पे कमेंट करिएगा। अभी आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा, भारत एन बायोटेक के जो ऑफिसर हैं वो ये कह रहे हैं कि 10 साल तक अभी लड़ाई और लड़नी पड़ेगी कोरोना वायरस से। आपकी समझ क्या कहती है डॉक्टर अग्रवाल? जो वायरस आता है वो जाने के लिए नहीं आता, ये समझ के रख लीजिए। पिछला H1N1 2009 में आया था, अभी तक नहीं गया, तो इसके ऊपर में अगर आप सोचते हैं 10 साल में भी चला जाएगा, वो नहीं जाएगा। लेकिन मैं समझाना चाहता हूं, जब वायरस मेरी बॉडी में घुसता है तो वो सेल के अंदर में उसकी फोटोकॉपी मशीन को हाईजैक कर लेता है और अपने प्रोटीन बनाना चालू करता है। जब वो प्रोटीन बनाता है, उसे वहां पे प्रूफ रीडर चाहिए। इस वायरस में प्रूफ रीडर है, इन्फ्लुएंजा वायरस में प्रूफ रीडर नहीं होता, इसलिए इस वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस से कम म्यूटेशन होते हैं। अब म्यूटेशन का मतलब यह है, या तो स्पाइक प्रोटीन में होंगे या एनवेलप या नॉन स्पाइक प्रोटीन में होंगे। स्पाइक प्रोटीन में अगर म्यूटेशन है तो या तो आरबीडी में होंगे या नॉन आरबीडी में होंगे, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, यानी कि चाबी का वो हिस्सा जो ताले में घुसता है। और आरबीडी के अंदर में या आरबीएम में होंगे या नॉन आरबीएम में होंगे। आरबीएम इन रिसेप्टर बाइंडिंग मोइटी, जो कि ताले को खोलता है। साउथ अफ्रीका वाला जो वायरस है उसमें 3 म्यूटेशन आए हैं, उसमें 2 आरबीडी में है, 1 आरबीएम में है। इसके अलावा जो यूके वाले में आया है वो एक है जो आरबीडी के अंदर में है, आरबीएम में नहीं है। उसके अलावा 22 म्यूटेशंस और है उसके अंदर में। इससे पहले जो म्यूटेशन भारत में पूरे वर्ल्ड में चल रहा है वो 614G म्यूटेशन है। उस वक्त में ज्यादा हल्ला इसलिए नहीं हुआ कि उस वक्त में वैक्सीन नहीं बन रहा था और वो नॉन आरबीडी एरिया में था, इसलिए उसकी ज्यादा लोगों को चिंता नहीं थी। 614 वाला जो म्यूटेशन था वो ज्यादा कंटेजियस हुआ, लेकिन साथ में वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से ज्यादा डिस्ट्रॉयबल भी था। अभी इस वक्त में जो 2 म्यूटेशंस हैं 501NY, यानी कि N के बदले Y अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट हो गया, एक साउथ अफ्रीका में है, एक इंग्लैंड में है। ऐसे म्यूटेशंस आए हैं और आते रहेंगे। रिमेंबर, दे आर नॉट एंटीजेनिक शिफ्ट, they are not converting it into a new virus. It is something like कि मानिक ने, मैंने कल चश्मा बदल दिया, या मैंने इनकी एक आंख को नीला कर दिया, या मैंने इनकी टाई का कलर चेंज कर दिया। These are called antigenic drifts. जब तक ऐसे म्यूटेशंस वैक्सीन बनने में नुकसान नहीं कर रहे, या बच्चों में ज्यादा फैल रहे हैं, बूढ़ों में ज्यादा फैल रहे हैं, या फिर इस वैक्सीन से मेरी टेस्टिंग खराब हो जाए, या इस नई स्ट्रेन के बाद में मेरे एंटीबॉडीज ना बने, तब हमें डर होगा। ठीक है, देखिए यूके का जो वैक्सीन, यूके का जो नया वायरस आया था वो सितंबर में आ गया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 4 महीने से वो वायरस यूके में फैल रहा है, पकड़ा अब गया है। अगर ये ज्यादा खतरनाक होता तो यूके की मोर्टेलिटी पहली वेव से ज्यादा हो गई होती, साउथ अफ्रीका की मोर्टेलिटी पहली वेव से ज्यादा हो गई होती। डेफिनेटली आज की डेट में जब भी नया म्यूटेशन आएगा
हमारे को डर सिर्फ वैक्सीन या डायग्नोस्टिक से होगा। मेरे को नहीं लगता कि नया म्यूटेशन कभी भी ज्यादा मोर्टेलिटी लेकर आएगा। ओके, नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में अगर हम इंडिया का डाटा लेके चले, 31 अगस्त को इंडिया में 7 करोड़ लोगों को आईसीएमआर ने कहा था इन्फेक्शन हो चुका है, और उन्होंने कहा था लास्ट 3 महीने में 10 गुना बढ़ा। सितंबर में रिपोर्ट आई कि जितने पॉजिटिव लोग हैं उसमें एक पॉजिटिव में 30 एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि सितंबर में 36 करोड़ लोगों को हो चुका था। अभी एक डीएसटी की रिपोर्ट है कि 90:1 का रेशो है इंडिया में, बिहार में 300:1 है, दिल्ली में 25:1 है। हो सकता है हमारी कंट्री में 50-60 करोड़ ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुके हों, और अगर ऐसा है, हम 25 करोड़ लोगों को 25 मार्च से पहले अगर हम वैक्सीन लगा देते हैं, हो सकता है हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पहुंच जाएं। और अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पहुंच जाते हैं, तो जो भी वैक्सीन आपको लग रहा है, तो आपको जो री इन्फेक्शन अगर होता भी है वो हल्का होगा, मोर्टेलिटी उसकी कम होगी। मेरा मानना है कि 25 मार्च जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी होगी लॉकडाउन की, उससे पहले भारत इस बीमारी को कंट्रोल प्रोबेबली कर चुका होगा। ये मेरा मानना है, प्रोवाइडेड हम सब लोग 3 महीने की प्रतिज्ञा करें कि हम मास्क, हैंड हाइजीन, डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, वैक्सीन को लगवाएंगे, इधर उधर की अफवाह नहीं फैलाएंगे। आई एम श्योर जितने मर्जी नए स्ट्रेन आ जाएं, अगर मेरे को पहले इन्फेक्शन हो चुका है तो दूसरा इन्फेक्शन डॉक्टर अग्रवाल बहुत बढ़िया। इंग्लैंड में ये भी दिखाया गया है कि री इन्फेक्शन का रेट सिर्फ 1000 में 4 लोगों को है। अगर मेरे देश में हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है और अगर री इन्फेक्शन भी नए स्ट्रेन से होता है, तो टोटल केसेस सिर्फ 30,000 होंगे और उसमें मोर्टेलिटी नहीं होगी। तो मेरे को डर नहीं है। मेरे को आज की डेट में इंडिया का मेरा पर्सनल जो मानना है, आई एम नॉट वरीड अबाउट द न्यूज़। ठीक है, ओके, ऑल राइट। डॉक्टर अग्रवाल ने डिटेल में समझा दिया। इंडिया को या हिंदुस्तानियों को इस नए स्ट्रेन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम टाइम से चल रहा है, एकदम ट्रैक पर है, और 25 मार्च तक यानी कोरोना वायरस का 1 साल जब हिंदुस्तान में ऑफिशियली पूरा होगा, डॉक्टर अग्रवाल को लगता है तब तक बीमारी पे हम काबू पा लेंगे। डॉक्टर गोडसे, आज ही मैं पढ़ रहा था सुबह, डॉक्टर गोडसे, अमेरिका में तो 1 करोड़ 10 लाख लोगों को 10 दिन में वैक्सीनेशन कर भी दिया गया है। वहां क्या इस कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर कोई टेंशन नहीं है क्या डॉक्टर गोडसे? बिल्कुल टेंशन नहीं है। मैं कहां से चालू करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात यह है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये आरएनए वायरस है, इसमें बदलाव आते हैं, लेकिन इतने बदलाव बड़े नहीं होते। अगर वो भीम है तो उसका अर्जुन होगा, भीम का द्रौपदी या गांधारी नहीं होगी। इतना बड़ा बदलाव तो नहीं आएगा। ये वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट है, तो वैक्सीन डेफिनेटली चलेगी। ये पहली बात है। दूसरी बात, आप जो भारत बायोटेक का स्टेटमेंट कह रहे थे, इंसैनिटीज डेफिनेशन इज टू रिपीट द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट। पागलपन की ये व्याख्या है कि वही चीज बार बार दोहराए और दूसरे नतीजे की अपेक्षा करे। ये क्या पागलपंती है? मैं ऐसा नहीं कह रहा है मास्क मत पहनो या सोशल डिस्टेंस, ये सब चालू रखो, लेकिन ये जो विशेषज्ञ है अपनी बकबक बंद करे। लोगों के ऊपर चिल्ला रहे कि आपने ये नहीं किया इसलिए ये फैल गया। कैलिफोर्निया की जीडीपी इंडिया से ज्यादा है। कैलिफोर्निया हैज मोर मास्क देन फेसेस। कैलिफोर्निया में फेसबुक है, गूगल है, यूनिवर्सल स्टूडियो, पूरे दुनिया की रिचनेस वहां पे है। सबसे पहला लॉकडाउन उन्होंने किया था, सब लोग मास्क डालते थे। 1 साल पहले हुआ था ये, ऑलमोस्ट 1 साल पहले। अभी कैलिफोर्निया दिन में 2 लाख केसेस निकाल रहा है। तो लोगों को अभी ज्यादा जाति न करे। मैं क्या कह रहा हूं, वैक्सीन अगर भारत बायोटेक का स्टेटमेंट कर रहा है ना कि 10 साल तक वैक्सीन नहीं आएगी, एक सेकंड, उनका स्टेटमेंट ये नहीं है 10 साल वैक्सीन नहीं आएगी। वो कह रहे 10 साल तक इस महामारी से कम लड़ना पड़ेगा। आदत डाल लीजिए। नहीं, वो तो देखो, पोलियो वायरस कुछ देशों में अभी इरेडिकेट नहीं हुआ है। स्मॉल पॉक्स 1796 में वैक्सीन बनी थी और 1970 में इरेडिकेट हुआ था। पूरी तरह से इरेडिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे अनाप शनाप स्टेटमेंट करने से पहले कि 10 साल तक ये रहेगा, आपका काम क्या है? वैक्सीन है ना, वैक्सीन ला दो ना। मैं ये सवाल पूछूंगा, फाइजर वैक्सीन के इंडिया में कितने ट्रायल हुए हैं? 0। इंडिया में कितने पेशेंट है? 0।
अगर 0 पेशेंट है तो फाइजर वैक्सीन को अगर इंडिया अनुमति देगा या नहीं देगा, ये यूएस के डेटा के मुताबिक है ना। यूएस का डेटा तो नवंबर 9 तारीख को आ चुका है, तो नवंबर 9 से दिसंबर 25 तक हम लोग क्यों बैठे हैं हाथ पे हाथ लिए? हम लोग वो फाइजर का डेटा देख के, कागज पढ़ के हम लोग क्यों नहीं इंडिया बोल देता कि फाइजर वैक्सीन को मान्यता दे देंगे, अगर डोज है तो खुली मार्केट में ला लेंगे। और ये जो म्यूटेशन की बात है, अगर सितंबर में वो इंग्लैंड में म्यूटेशन आया था, ये कोरोना खतरनाक है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। वो क्या आपका चैनल, हम लोग का चैनल देख के सोचने वाला है अभी भैया इंडिया में ट्रेसिंग कर रहे हैं तो हम इंडिया में नहीं जाएंगे? फैल चुका होगा शायद, और अभी तक कुछ उसका बदलाव नहीं आया है। 4 महीने अगर यूके से ट्रैवल चालू थे तो अभी फैल जाता था। और अब वो जो म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, आपको कितनी लैब पता है इंडिया में जो वो म्यूटेशन का जीनोम चेक कर सकती है? टेस्टिंग करना मुश्किल है। जीनोमिक टेस्टिंग कैसा करेंगे? मेरे एक चाचा जी, उनको डायबिटीज है अनफॉर्चुनेटली, अगर उनके शुगर के नंबर ज्यादा है तो वो लैब वाले को 50 रुपया दे देते हैं, अच्छा नंबर निकाल लेते हैं। आप क्या जीनोम टेस्टिंग किया? आप कितना लैब का नाम बताइए मुझे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए कल एक खबर आई थी, डॉक्टर भार्गव आपने पढ़ी होगी, कि यूके से एक कोई महिला आई थी शायद, वो पॉजिटिव निकली और उसके बाद उनकी टेस्टिंग में ये पता चला कि उनको नया स्ट्रेन है, लेकिन उसके बाद और वो गायब हो गई। उनको क्वारंटीन किया गया, वो वहां से गायब हो गई। बाद में गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा फैक्ट चेक करके ये बताया गया कि अभी तक भैया वो उनके डिटेल में उनका एनालिसिस सैंपल का नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना गलत है कि उनको नया स्ट्रेन वायरस का लगा है। जब तक वो पता ना लगाया जाए तब तक कैसे कह दें कि ये नया स्ट्रेन इनको हुआ है। डॉक्टर भार्गव सुन पा रहे हैं? डॉक्टर कॉल, हाँ डॉक्टर कॉल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अब बताइए, पहले ये बताइए, अभी आपने सुना डॉक्टर गोडसे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हैं, फाइजर वाली वैक्सीन का ट्रायल क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल ट्रायल नहीं, मानव जी, आप जानते हैं इस बात को, पिछले 3 महीने से मैं भी यही बात रिपीट कर रहा हूं कि फाइजर और मॉडर्ना का एमआरएनए प्लेटफॉर्म डाटा एक्सीलेंट है और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का भी बहुत अच्छा डाटा है। हम लोग देखिए फ्लू वैक्सीन यहाँ पे 65% एफिकेसी के साथ दे देते हैं, और अगर आप एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का डाटा भी देखिए तो 62% अगर आप पूरे डोजेस का देंगे और 90% के करीब अगर आप पहले हाफ और फुल हाफ, तो कंबाइंड एफिकेसी 70% है, जो कि गुड इनफ है, क्योंकि यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। रोज मौतें होंगी, तो जितनी जल्दी वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करें उतना ही अच्छा है, जैसे डॉक्टर गोडसे ने बोला। लेकिन मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा जो अभी आपका डिस्कशन हो रहा था। पहली बात, हाँ हम ये जानते हैं कि मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी का डिफरेंस शायद ज्यादा ना हो, इसका डाटा अभी देखा जा रहा है बहुत क्लोजली, लेकिन इंफेक्शियसनेस का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ओपन है। इसी वजह से आपका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम गिर सकता है अगर आपके अंदर हॉस्पिटलाइजेशंस ज्यादा हुई, आईसीयूज के रिक्वायरमेंट ज्यादा हुए और क्राउडेड प्लेस में इस टाइप का हाईली वेरुलेंट वायरस गिर गया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने लोग हॉस्पिटलाइज होंगे। हाँ। हेलो डॉक्टर भार्गव, आप बोलिए, कुछ कह रहे थे डॉक्टर भार्गव? मेरे पास टाइम भी खत्म होने वाला है। डॉक्टर भार्गव बोलिए। हाँ डॉक्टर धीरज, मैं आपको 2-3 तथ्य बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान को इंडिजिनियस रिसर्च की बहुत जरूरत है। जब बिहार का इलेक्शन हुआ तो लोगों ने कहा करोड़ों लोग बिहार में इंफेक्टेड होंगे कोरोना वायरस से, नहीं हुए। पंजाब का भी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके बाद बात हुई कि बहुत सारे लोग इंफेक्ट हुएंगे, वो भी नहीं हुए। और डॉक्टर गोडसे, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा, आज की तारीख में हर गली नुक्कड़ में एनजीएस है जहां पे जीनोमिक टेस्टिंग हो सकती है और वायरस का जीनोम पता चल सकता है। पूना वायरोलॉजी लैब, टाटा मेमोरियल मुंबई ये काम कर रहे हैं। 600 पेशेंट का डेटा पब्लिश हो रहा है। तो इसलिए देश में, हिंदुस्तान में इंडिजीनियस रिसर्च होना जरूरी है और ह्यूमन बिहेवियर डिटरमाइन करेगा कि कितनी तेजी से वायरस फैलता है। इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करना आवश्यक है। म्यूटेशन होती रहेंगी, वैक्सीनेशन के बाद भी म्यूटेशन होगी, ऐसा नहीं होगा म्यूटेशन ना हो। पर जब तक म्यूटेशन हमारी वैक्सीन को अफेक्ट नहीं करती और पीसीआर टेस्टिंग को अफेक्ट नहीं करती, तब तक घबराने की मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, माफ करिएगा, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बड़ी दिलचस्प डिबेट, चर्चा चल रही थी और इंफॉर्मेटिव भी बहुत थी। मुझे पूरा यकीन है आज राष्ट्र की बात में दर्शकों को कोरोना के नए स्ट्रेन से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। और जैसे डॉक्टर अग्रवाल कह रहे थे, डॉक्टर भार्गव भी वही बात कह रहे हैं, बदलने दीजिए इस वायरस को, जितना बदलता है हमारा वैक्सीनेशन उसे कवर कर लेगा। और जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक बस
सैनिटाइजर, मास्क, इसका इस्तेमाल करिए। ये वायरस का नया स्ट्रेन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आज आने के लिए, आप सबका बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात